नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इससे पहले कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टार्ट करें, रिफ्रैक्शन थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि यस्टरडे हमने रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले थोड़ा सा रिफ्रैक्शन देख लेते हैं क्या है। सपोज दिस वन इज द मीडियम, ये कोई ग्लास स्लैब है सपोज कर लेते हैं, और इधर एयर है। ओके, ये है ग्लास। सपोज लाइट इंसिडेंट होती है एयर टू ग्लास, ऐसे इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। इस केस में लाइट अपने पाथ से डेविएट नहीं होती है, और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब डेविएशन नहीं हुआ इसके पाथ में। तो ये होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, बट हमको तो रिफ्रैक्शन पढ़ना है, तो रिफ्रैक्शन वो केस है जहाँ पे डेविएशन होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये है स्लैब, कोई ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब मीन्स ग्लास शीट है, बस उसका साइज थोड़ा छोटा है। ठीक है, जिससे हम कन्वेंटली इजीली अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, ये है नॉर्मल, किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोलते हैं यहाँ पे। अब ये है इंसिडेंट रे, ये हो गया एयर सपोज कर लेते हैं, और ये है ग्लास। तो जब लाइट रे ट्रेवल करती है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर, दोनों केस में ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे रेयरर टू डेंसर हो या फिर डेंसर टू रेयरर, दोनों ही केस में हो सकता है। हम लोग एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं एयर टू ग्लास के लिए। तो यहाँ पे इसको पी क्यू, इस डायरेक्शन में ये बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करती है, उस केस में यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है वो ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। यहाँ पे देखो, इस PQ जो है, ये जो PQ इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो PQ यहाँ पे क्या है, PQ है रिफ्रैक्टेड, सॉरी इंसिडेंट रे। PQ क्या है, इंसिडेंट रे। PQ इंसिडेंट रे है, और यहाँ पे R कर देते हैं। देन QR जो है वो है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो PQ देखो इंसिडेंट रे है, QR है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, तो अब यहाँ ध्यान से देखो, इफ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम एयर टू डेंसर मीडियम ग्लास, then the angle of incidence is greater than the angle of refraction। ऐसे ही होगा ऑलवेज, अगर कॉम्बिनेशन इस टाइप का हमने लिया हुआ है। रेयरर टू डेंसर में एंगल रेयरर मीडियम में ग्रेटर होगा, और डेंसर मीडियम में ऑलवेज लेस होता है। इस चीज़ को अगर हम ध्यान रखें तो हम काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। एंगल इन rarer medium is always greater as compared to the denser medium. It means in denser medium light ray are very close to the normal as compared to the rarer medium. Okay? अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जिसको हमें समझना है यहाँ पे, क्योंकि अगले जो भी टॉपिक है हमारे उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखो, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसका यूज होगा रिफ्रैक्शन को समझने में, रिफ्रैक्शन के लॉज को समझने में। यहाँ पे देखो, ये जो इंसिडेंट रे जिस मीडियम में होती है उसको हम लोग जनरली फर्स्ट मीडियम बोलते हैं, और जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होती है उसको हम लोग सेकेंड मीडियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये है इंसिडेंट रे का। अब क्या होता है, जब यहाँ पे लॉ पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक दूसरे से रिलेट करते हैं, फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उसके बारे में बताया गया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम।
एक्चुअल में इस रेशियो को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक दूसरा टर्म होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखेंगे कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रिलेटिव है और जो एब्सोल्यूट है वो क्या है। बट उसको समझने से पहले हमको जानना होगा कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ क्या है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है टॉपिक। इसमें है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ बहुत इजी है, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। वैसे कोई फर्स्ट और सेकंड लॉ नहीं है, किसी भी एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड लॉ यहाँ पे बोलते हैं। यहाँ पे न्यूटन्स लॉ जैसा नहीं है कि फर्स्ट लॉ फिक्स है, सेकंड लॉ फिक्स है, थर्ड लॉ फिक्स है। दो लॉ है, दोनों में से किसी भी एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड लिख देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बुक में जो हम फर्स्ट लॉ लिख रहे हैं हो सकता है तुम्हें सेकंड लॉ दिखे, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अगर हम देखें यहाँ पे डायग्राम से, तो ये है कोई ग्लास मीडियम और इधर एयर। हम लोग सिंपली एयर और ग्लास का ही एग्जाम्पल लेते हैं। वैसे तुम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ देखो ये है एयर, और ये है नॉर्मल, और मीडियम है एयर ग्लास का। यहाँ से इंसिडेंट रे आती है और इसका रिफ्रैक्शन हो जाता है, इधर आ जाती है, ये एंगल आई हो जाता है और एंगल आर हो जाता है। ये है पी क्यू और आर। ठीक, तो ये लॉ बोलता है कि अगर हम प्लेन की बात करें कि ये जो रे है, जो पी क्यू रे है, जो क्यू आर रे है, जो नॉर्मल है, ये कौन से प्लेन में होंगे। तो यहाँ पे ये बोलता है कि यहाँ पे देखो ये है इंसिडेंट रे, ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये है नॉर्मल। तो ये बोलता है इस लॉ के अकॉर्डिंग है इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट of refraction lies in same plane। तो ये है फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन लाइज इन सेम प्लेन। ऐसे ये सभी सेम प्लेन में लाई करते हैं, ऐसा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग है, जो कि रिफ्रैक्शन का लॉ है। इसका मीनिंग ये है कि ये है देखो इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, इसके बाद जो नॉर्मल है, जो देखो नॉर्मल इसी प्लेन में लाई कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कि इंसिडेंट रे पी क्यू हो और रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर हो और नॉर्मल ऐसे हो जाए। ये देखो ये नॉर्मल बोर्ड के प्लेन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन है, ये सभी जब भी होंगे तो सेम प्लेन में ही होंगे। अगर ये नॉर्मल बाहर आया तो इन दोनों को भी बाहर आना होगा, या फिर ये सब के सब किसी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ऐसा है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें तो सेकेंड लॉ देखो क्या है। यहाँ पे जो सेकेंड लॉ उसी को हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ बोल लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ तो ऐसे ही है, काफी इजी है, कुछ करना नहीं है। सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्शन को समझने के लिए। तो सेकेंड लॉ या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो अब देखो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ लाइट। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लास 10th लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant and it is equal to refractive index of the medium with respect to the first medium। ऐसे बोलते हैं क्लास 10th लेवल पे। बट यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि ये लॉ जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप के वेवलेंथ के लिए ट्रू है,
वाइट लाइट के लिए ये लॉ ट्रू नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्नेल्स लॉ इज नॉट करेक्ट फॉर वाइट लाइट। ओके, वहाँ पे वैल्यूज थोड़ी डिफर करती है। इट इज एग्जैक्टली करेक्ट फॉर one wavelength of light. One wavelength means we are talking about one color of light, or you can say for red color, for green color, for violet color, for red color, yellow color. So at a time, if there is this light, that is incident ray is of one color, suppose this one is of red color, then this law is exactly correct. It means the ratio of a sine of angle of incidence and ratio of sine of angle of reflection is a constant, and that is equal to refractive index of the second medium with respect to the first one. Okay, now if first medium is air and second medium is any one medium, it depends on your choice, then the refractive index in this case is known as the absolute refractive index. Okay, and if first medium is not air, suppose this one is water or anything else, then the refractive index of the second medium is known as relative refractive index. So I hope you understand what is difference between absolute and relative refractive index. Let me repeat. So फिर से स्टार्ट करते हैं स्नेल्स लॉ, रिपीट करते हैं कि क्या क्या हमने अभी बताया आपको, ताकि अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो वो क्लियर हो जाए। फिर से एक बार ध्यान सुनते हैं। सेकेंड लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ है। अब स्नेल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग है, for a particular color of light, or you can say for a particular wavelength of light, the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction remains constant. Okay, now this ratio is constant and it is equal to the refractive index of the second medium. Second medium means we are talking about the medium in which the refracted ray is present. This is very important. Which one medium is considered as second one? So second medium is that medium in which refractive index in which refracted ray is present. Okay, and this one is the first medium, right? So let me write the mathematical form of the Snell's law. So you can write like this. So sine of angle of incidence, that is sine I, upon sine of angle of refraction, that is sine r, is equal to constant. You can write any constant k, suppose. Now this constant is equal to the refractive index of this medium, that is the medium in which refracted ray is there. So suppose this refractive index of this medium is mu2 and this medium is mu1. So you can write here at the place of k is equal to mu2 by mu1. Okay, and this can be written like this, 2 mu1. Okay, 2 mu1 means mu2 by mu1. Okay, so the number written left must be here, upper side. Okay, in numerator, the left, you can write it like this, 2 mu1, or यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको 2 mu1 या फिर 2 mu1 दोनों तरीके से लिखते हैं इसी को, बट यहाँ पे जो लेफ्ट में है वो ऑलवेज यहाँ पे ऊपर रहेगा, ठीक है, और अपॉन में कौन रहेगा? जो राइट साइड में लिखा हुआ है। राइट साइड में वो नीचे लिखा हुआ है या ऊपर, उससे कोई मैटर नहीं करता है, ये डिनोट करने का तरीका है। जो लेफ्ट साइड में है उसको पहले लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे जो राइट साइड में है। तो यहाँ पे k की वैल्यू mu2 by mu1 होगी। अब इसको बोलेंगे, ये जो लिखा हुआ है ये है refractive index of the second medium mu2 with respect to refractive index of the first medium। यहाँ पे देखिए mu1 लिखा हुआ है, तो k की वैल्यू कितनी होगी? mu2 by mu1। अभी हम लोग इसको डेंसर टू रेयर भी देखेंगे कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे अब अगर इन सभी को एक ही इक्वेशन में लिख दे तो हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप का। अगर देखें ध्यान से तो लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू refractive index of the second medium, that is mu2 by refractive index of first medium, that is mu1। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 mu1 या फिर 2 mu1। ये दोनों ही तरीके हैं। इसमें लेफ्ट साइड में दोनों में देखोगे तो 2 लिखा हुआ है जो कि ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, और राइट साइड में 1 लिखा है यहाँ पे 1। यहाँ पे ऊपर या नीचे लिखने से कोई भी मतलब नहीं है,
यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो ऊपर रहेगा, राइट साइड में लिखा है तो नीचे रहेगा। अगर लिखा होता 1 म्यू 2, इसका मतलब होता μ1/μ2, या फिर लिखा होता 1 म्यू 2 टाइप, तब भी इसका मीनिंग होता μ1/μ2। ये डिनोट करने का रूल है, इस रूल को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये स्नेल्स लॉ, ठीक है, तो इसको नोट कर लो, स्नेल्स लॉ क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि सपोज लाइट रे अगर डेंसर मीडियम, सपोज ग्लास से एयर में जा रही हो तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं और देखते हैं कि अगर रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम हो रहा हो तो कैसे स्नेल्स लॉ लिखेंगे, कौन सा सेकेंड मीडियम होगा, कौन सा फर्स्ट मीडियम होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक और इम्पॉर्टेंट चीज रह गया इसमें, अगर इस रेशियो को ध्यान से देखो तो इसमें ये जो μ1 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ये है एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट मीडियम को एयर लिया हुआ है। तो अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है उसमें फर्स्ट मीडियम एयर है, फर्स्ट मीडियम मीन्स जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है, पॉइंट है ये, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है अगर वो मीडियम एयर है तो दूसरे मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे μ2 क्या है, μ2 है एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट मीडियम जिसमें कि इंसिडेंट रे है ये एयर नहीं होता, एयर की जगह वाटर होता है या कुछ और होता, सपोज बहुत सारे ऑर्गेनिक लिक्विड्स भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं रिलेटिव, तब फिर ये μ2 बन जाता हमारा रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट लिखना है या रिलेटिव लिखना है ये डिसाइड करेगा कि जो हमारा जो इंसिडेंट रे है वो एयर में है या नहीं है। अगर एयर में नहीं है तो दूसरे मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हुआ। अगर इंसिडेंट रे एयर में है तो दूसरे मीडियम का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो हुआ एब्सोल्यूट। और अगर इंसिडेंट रे एयर में है तो दूसरे मीडियम का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हुआ वो हुआ एब्सोल्यूट। और अगर एयर में नहीं है, मतलब इंसिडेंट रे एयर में नहीं है, तो ये जो है ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम ये रिलेटिव होगा। तो यहाँ पे देखेंगे एयर में है तो ये एब्सोल्यूट है, एयर में नहीं है तो रिलेटिव, ओके। तो ये है, सिंपल है, इसको आप इजीली लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं, देखते हैं डेंसर टू रेयरर क्या होगा। अगर यहाँ पे देखें, सपोज ये है कोई ग्लास का मीडियम, कोई सपोज ग्लास का ये बनाया गया है, इसके अंदर ग्लास ही पूरा, ये नहीं कि इसके अंदर एयर फील्ड है, ऐसा नहीं है, ये पूरा पूरा एक सॉलिड है जिसके अंदर ग्लास ही पूरा मटेरियल फील्ड है। सपोज इसको मैन्युफैक्चरिंग में ही यहाँ पे कहीं एक सोर्स ऑफ लाइट लगा दिया गया हो और वायर इसके अंदर से लगा हुआ हो ऐसे, ठीक है। तो जब स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से लाइट इमिट होगी, ये लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी ऐसे, अब इस पॉइंट पे यहाँ देखिए ये इंटरफेस है। अगर एक्स एक्स डैश की बात करें तो ये ग्लास और एयर का इंटरफेस है, तो ये हो गया ग्लास और इधर है एयर। एक सिंपल एग्जाम ले रहे हैं अभी हम लोग ग्लास और एयर के फॉर्म में, जैसे जैसे आगे चलेंगे हम लोग मीडियम चेंज भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एयर है ग्लास, तो यहाँ पे ये हो गया नॉर्मल, ठीक, ये हो गया नॉर्मल ऑलवेज उसी पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। तो ये लाइट ऐसे चल रही है। अब देखिए ये है रेयरर मीडियम, ये जो एयर वाला मीडियम है ये रेयरर होगा और ये ग्लास डेंसर है, तो यहाँ से ये नॉर्मल से अवे चली जाती है ऐसे। तो ये हो गया इस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे देखो जो इंसिडेंट रे है वो है ग्लास में, तो ये है इंसिडेंट रे और ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टेड रे। अब
रिफ्रैक्टेड रे जो है वो दूसरे मीडियम में, जिसमें भी रिफ्रैक्टेड रे होगी उसको हम लोग सेकेंड मीडियम बोलते हैं, और जिसमें इंसिडेंट है उसको फर्स्ट बोल रहे हैं, बार बार ये बोल रहे हैं हम। तो यहाँ पे सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि इसको हम लोग μ2 सपोज कर लेते हैं, और इसको हम लोग μ1 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि ऑलवेज यहाँ पे देखो सेकेंड मीडियम जो है उसमें रिफ्रैक्टेड रे होगी। तो अब जब तुम स्नेल्स लॉ लिखोगे, इस लॉ के लिए तुम क्या लिखोगे, साइन आई, अब देखो ये वाला एंगल है, अपॉन साइन आर लिखोगे। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर लिखोगे, या फिर हम इधर लिख दे रहे हैं, इस साइड दिखाई पड़ रहा होगा तुम्हें, तो यहाँ लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, अब पहले क्या लिखेंगे, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है, तो यहाँ पे लिखेंगे μ2 अपॉन μ1, ऐसे लिखेंगे। तो अब देखो μ2 जो उसकी वैल्यू एक्चुअल में होती है 1। ठीक है, एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो यहाँ होगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 बाई μ1। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो म्यू जो है, μ1 जो है, ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ है, जैसे कि ग्लास के लिए अगर हम बात करें तो 1.5 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, अगर वाटर की बात करें तो 1.33 है। ये सभी आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सपेरिमेंट में भी इनका बहुत यूज है, वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, व्हाट इज वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, वाटर की कितनी होती है, एयर की कितनी है, वैक्यूम में कितना है, डायमंड का कितना है। ठीक है, तो ये सारा याद होना चाहिए। डायमंड का वैसे 2.42 होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है वो डायमंड के केस में ही होती है, और वो होती है 2.42। तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये इसको एब्सोल्यूट नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें फर्स्ट मीडियम एयर नहीं है, इंसिडेंट रे जिसमें है वो मीडियम एयर नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि इसका अपोजिट जो होगा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस ग्लास का। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो इंसिडेंट रे है क्या वो एयर में है या नहीं है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे अगर एयर में है तो दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम एब्सोल्यूट कहेंगे। अगर ऐसा नहीं है, मतलब इंसिडेंट रे एयर में नहीं है, तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एब्सोल्यूट नहीं कहेंगे, फिर उस केस में उसको रिलेटिव कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये जो केस है इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जा रहा है वो μ2 के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1 बाई μ1, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर का बता रहा है ये, और विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये है। तो जैसे ही आपका रिलेटिव टर्म चेंज होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप बात करेंगे अगर रिलेटिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये होगा ग्लास बाई एयर। ठीक है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये क्या होगा, एयर बाई ग्लास। तो ये चीज़, ये थोड़ा सा यहाँ पे स्टेटमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, इसको समझना होगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग किसको रिलेटिव बोले, बार बार कंप्लीट करेंगे चैप्टर, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा सा बिगनिंग में आपको लगेगा कि कौन सा कहाँ पे लिखना है, कौन सा रिलेटिव है, कौन सा एब्सोल्यूट है, थोड़ी बिगनिंग में प्रॉब्लम रह जाती है। बट जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, और वहाँ से हम क्लियर हो जाते हैं कि कौन सी रिलेटिव है, कौन सा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पे ये दो लॉज हैं जिनको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ का बहुत ही ज़्यादा यूज है, क्योंकि जैसे ही हम रिफ्रैक्शन से आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि
Students, now see for two pair of media. Suppose you have two pair of media. Like this. Suppose this has refractive index mu1 and this has mu2. Okay. Suppose source of light is here. This is S. Now light is traveling in straight line in any given medium. So you can see in this medium light traveling in straight line. Now light traveling in straight line. Now this is the normal. This is the normal at the interface of the two media. Now the light may bend away from the normal or towards the normal. There is two possibilities. Either this one is goes away or towards. It depends on the refractive index of the second medium. So let us suppose it go towards the normal. If it bend towards the normal, it means this is the case where mu2 is greater than mu1. Okay? Yeah. So this is the case if light refracted ray is bent towards the normal. This one is normal. Right? For this case, you can write the Snell's law for this case like sin I upon sin R is equal to. Now you must write first mu2 because we write refractive index of the second medium. Second means the medium in which refracted ray is present. So you must write mu2 upon mu1. Now this mu2 upon mu1 can be written like this: 2 mu1 and 2 mu1 is, this is relative refractive index. So this one is a relative refractive index of second media. This one of second medium with respect to first. Okay, so I hope you understand. 2 mu1 is relative refractive index of second medium with respect to the first one. So you can write like this. Now take example. Suppose this one is water. This medium is water, and the second medium is glass. Then we know the refractive index of water, that is 1.33, and refractive index of glass, that is 1.5. Okay. Now our aim is to find out the relative refractive index of glass with respect to water. This one is the refractive index of glass with respect to air. This one is refractive index of water with respect to air. But now we want to find out the refractive index of glass with respect to water. So you must use this Snell's law. According to this one, you should put here 1.5, then 1.33, and you will get some result here. Find the answer gives the value of relative refractive index of glass with respect to water. Okay, so let's see.
if this one is water, it means you should write here 1.5 refractive index of glass upon 1.33. Okay. First you must write refractive index of this medium, then this one medium. So you can see here sin I upon sin R is equal to, you can write here 1 by 50 by 133. Now you can see this value is always greater than 1. 1 by 50 is equal to 1.33 is greater than 1. Okay, so this one is correct value. So you can write here, it means this one is correct because refractive index, the minimum possible value of refractive index is 1. Okay. In all the other condition, refractive index for air or vacuum is 1, and for air or vacuum, and in for all the other cases it must be 1. For all other media, right? So this is correct. Now similarly you can write Snell's law for the case when light ray travel from glass to water. So let's see if light ray travel from glass to water, what happened there. So if light ray travel from glass to water, it means suppose this medium is glass, second one is water, so this ray must bend away from the normal. This angle is R. This one is glass 1.5 and water 1.33. So you must write here 1.33 upon 1.5. Okay. So now you can see this one becomes 1.33 by 1.5. 0 you can cancel out. Now you can see this value is less than 1. So the value is, if the relative refractive index can be less than 1. Absolute refractive index cannot be less than 1, but only relative refractive index can be less than 1. So this shows that the first medium is denser and the second medium is rarer. So this value is less than 1. You can see here 1 by 33 upon 150 is less than 1. Okay. So this shows that the second medium is rarer and first one is denser. But so this one is actually the relative refractive index. The value of absolute refractive index cannot be less than 1. Okay, but relative refractive index can be less than 1, and if it is less than 1, this means the second medium is rarer and the first one is denser. So I hope you understand. In this case you can see the relative refractive index of water with respect to glass is less than 1. Okay. So similarly you can do you can write the Snell's law for different pair of medium, and you can understand the condition, and you can find out the relative refractive index for a pair of medium, relative refractive index of one of the medium with respect to another, you can find out by the similar law. Okay.